गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोल्स क्रिएटर पे। आज के हम अपने बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्लास के 9वें क्लास में सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 हमारे पास दिया गया है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है एक्टोडर्म, नंबर बी मेसोडर्म, नंबर सी एंडोडर्म और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में रक्त और परिवहन तंत्र का निर्माण जो जिस डर्म के द्वारा होता है वो है मेसोडर्म, यानी कि मध्य परत हमारे शरीर का। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो मेसोडर्म होगा। और मेसोडर्म में ही स्टेम सेल्स भी होते हैं जिनके द्वारा हम हमारे शरीर के बाकी सारे अंगों का निर्माण भी संभव हो पाता है। तो इसे याद रखें कि जनन परत तथा रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण जो हमारे शरीर में होता है वो मेसोडर्म के द्वारा होता है। अगला प्रश्न जो है वो है कि टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। टीआई प्लाज्मिड इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हम ये जानें कि ये टीआई प्लाज्मिड क्या होता है। टीआई प्लाज्मिड का पूरा नाम होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, यानी कि वे प्लाज्मिड जो पेड़ पौधों में ट्यूमर बनाने का काम करते हैं, गांठ बनाने का काम करते हैं, उसे हम लोग ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड या टीआई प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ये प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम समूह के होते हैं। एग्रोबैक्टीरियम समूह के बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इस तरीके के गांठ बनाने को प्रेरित करते हैं प्लांट्स में। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जिससे बड़े बड़े गांठ बन जाते हैं, या जड़ों में जो गांठ होते हैं वो सब टीआई प्लाज्मिड के कारण ही हो पाता है। तो यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और ए तथा बी दोनों, और नंबर डी है बैसिलस सबटाइलिस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स तथा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस दोनों के द्वारा ही ट्यूमर का इंड्यूसिंग किया जाता है, यानी कि टीआई प्लाज्मिड के रूप में ये काम करते हैं। तो हम यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो सी होगा। इसके अतिरिक्त ट्यूमर को इंड्यूस करने वाले जो एग्रोबैक्टीरियम समूह के बाकी जो बैक्टीरिया हैं वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स, एग्रोबैक्टीरियम रूबी और एग्रोबैक्टीरियम वाइटिस। ये पौधों में गॉल डिजीज के कारण होते हैं जिसमें पौधों में गांठ बन जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83 है, निम्न में कौन प्रारंभ कूट है। विच वन इज इनिशिएशन कोडॉन। ऑप्शन है यूएजी एंड यूजीए, नंबर बी एयूजी एंड यूजी, नंबर सी है यूएए एंड यूएजी और नंबर डी है यूएए एंड यूजीए। तो सबसे पहले हम ये जानें कि हमारे जो शरीर में जितने भी प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो एसिड्स के द्वारा, और ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं, और कुल मिला के जो कोडोन होते हैं वो होते हैं 64 प्रकार के कोडोन होते हैं, जिसमें से 61 प्रकार के कोडोन द्वारा ये प्रोटीन निर्माण में भाग लिया जाता है, जो कि एमिनो एसिड के को बनाते हैं, और इन एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। तो 61 प्रकार के कोडोन भाग लेते हैं एमिनो एसिड के निर्माण में, और 3 प्रकार के ऐसे कोडोन होते हैं जो डीएनए रिप्लिकेशन के समापन को संकेत करते हैं। जब डीएनए बनता है तो दो चीज़ें होती है, एक डीएनए का प्रारंभ होता है और दूसरा जब डीएनए बन जाता है
तो फिर उसका रेप्लिकेशन के द्वारा जब बन गया तो फिर वो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया समाप्त कहाँ होगी, तो उसको इंडिकेट करने के लिए इन 3 प्रकार के कोडोन का उपयोग होता है, UAG, UAA और UGA हैं। जबकि सबसे प्रमुख जो प्रारंभन कोडोन होता है वो होता है AUG। तो हमारे ऑप्शन में देखेंगे कि AUG जिस जगह पे भी होगा वो प्रारंभिक करने वाले कोडोन होंगे, प्रारंभ करने वाले कोडोन होंगे, और जिन जगहों पे भी इस 3 कोडोन का नाम होगा वो समापन कोडोन होंगे, यानी कि रेप्लिकेशन की प्रक्रिया की समाप्ति को बताएंगे। तो अगर ऑप्शन में UAG या UAA या UGA होगा तो वो ऑप्शन गलत होगा। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें इन तीनों में से कोई नहीं है। तो पहला देखते हैं, पहला है UAG। तो यहाँ पे देखते हैं UAG जो कि समापन कोडोन को प्रदर्शित कर रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा। दूसरा है AUG। तो देखिए AUG प्रारंभन कोडोन है। आप देखेंगे कि जो इसके साथ दूसरा लगा हुआ है GUG वो इसमें है कि नहीं, तो इसमें नहीं है, यानी कि हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो यही होगा। बाकी देखते हैं, इसमें UAA लगा हुआ है तो यहाँ पे और दूसरा है UAG। तो UAG यहाँ भी है, तो ये भी प्रारंभन कोडोन नहीं हो सकता। और इन तीनों में से देखते हैं कि इसमें कौन है, तो UGA। तो UGA यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा, यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो UAG और GUG होगा, जो कि DNA रेप्लिकेशन को प्रारंभ करता है, इसलिए इसका नाम प्रारंभन कोडोन या इनिशिएशन कोडोन है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? Which one of the following has maximum genetic diversity in India? पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है दाल, तीसरा है चाय और चौथा है आम। तो देखें कि किसकी संख्या कितनी है इंडिया में। तो गेहूं को अगर देखें तो गेहूं 200 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें से लगभग 100 प्रकार की गेहूं की प्रजातियों की खेती की जाती है, और बाकी जो 100 हैं वो उत्पादन ज़्यादा नहीं देते, इसलिए उनकी खेती नहीं की जाती है। अगर हम दोनों प्रकार के गेहूं को भी लें तब ये 200 प्रकार के होते हैं। दालों की कुल जो प्रकार हैं वो 194 है, 194 प्रकार की दालें इंडिया में पाई जाती है, और चाय 6 प्रकार के पाए जाते हैं, और आम 15,000 प्रकार के पाए जाते हैं। तो निश्चित तौर से यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो आम होगा, क्योंकि इसकी प्रजाति सबसे अधिक पाई जाती है हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 85 हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसमें पादप काय अगुणित है? प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स और इनमें से सभी। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें से सभी में पादप काय जो होते हैं, यानी कि प्लांट बॉडी जो होता है वो कभी किसी न किसी अवस्था में अगुणित जरूर होता है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें से इनमें सभी होगा, यानी कि शैवाल भी अगुणित अवस्था में यानी कि हैप्लॉइड की स्थिति में पाए जाते हैं, कवक फंजाई भी हैप्लॉइड की स्थिति में होते हैं, और ब्रायोफाइट्स के कुछ काइंड भी हैप्लॉइड अवस्था में पाए जाते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन जलीय जंगली घास है? तो नंबर ए है ट्रापा, नंबर बी है हाइड्रिला, नंबर सी है जलकुंभी और नंबर डी है बी एवं सी दोनों। तो सबसे पहले ये जाने कि जलीय जंगली घास किसे कहेंगे। वैसे पानी में उगने वाले प्लांट्स जिनसे आर्थिक लाभ हमें किसी प्रकार का न प्राप्त हो और जिससे केवल मतलब परेशानी ही बढ़े, जलीय जीवों की परेशानी बढ़ जाए या किसानों की परेशानी बढ़ जाए,
लेकिन उसे आर्थिक लाभ न प्राप्त हो तो उसे हम ये जलीय जंगली घास के नाम से जानते हैं। तो ट्रापा, जिसे कि हम लोग सिंघाड़ा के नाम से जानते हैं, इसकी तो खेती की जाती है, तो ये तो किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदे का चीज़ है, तो इसलिए ये जंगली घास नहीं हुआ। हाइड्रिला से हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता और जलकुंभी भी भारी पैमाने पर फैलते हैं और इससे कोई आर्थिक लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। तो ये दोनों ही क्या है, जंगली जलीय घास है। तो इसे हम बी और सी जो दोनों है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? पहले हम लोग देख लें कि अगर जलीय जंगली घास की चर्चा की जाए तो कौन कौन प्रकार के प्लांट जलीय घास के अंतर्गत आते हैं। तो इकाइरिना यानी कि जलकुंभी और पिस्टिया, सेल्विनिया, वोल्फिया, हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया जो है, वेलिस्नेरिया, ये जो प्लांट होते हैं इन्हें हम जंगली घास के अंतर्गत रखते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी आता है तो वो जंगली घास होगा, जलीय जंगली घास होगा। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 87, वो है, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? पहला है रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स, नंबर बी है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स, नंबर सी है तलछटी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स, और नंबर डी है इनमें से सभी। तो जीवों के जो अवशेष प्राप्त होते हैं तो आग्नेय चट्टान में तो किसी भी कीमत पे नहीं प्राप्त होंगे, इसलिए क्योंकि आग्नेय चट्टान का निर्माण लावा से होता है। तो जब लावा जिस समय निकल रहे होंगे तो उसके नीचे किसी जीव के दबे होने की संभावना तो बिल्कुल नहीं होगी, तो ये आग्नेय चट्टान नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार रूपांतरित चट्टान भी ऐसे होते हैं जिसमें जीवाश्म की पाए जाने की संभावना नहीं होती है। तलछटी चट्टान वैसे होते हैं जो कई परत के रूप में होते हैं और उसमें जीवों के कई पीढ़ियां दबी होती है, तो उसमें ये पाए जाते हैं फॉसिल्स। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो तलछटी चट्टान होगा, बाकी सभी ऑप्शन इसके गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 88 हमारे पास है, रेप्टाइल तथा पक्षी होते हैं। रेप्टाइल एंड बर्ड्स आर अंडप्रजक, ओविपेरस या सजीव प्रजक, वेविपेरस। नंबर सी ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी, और नंबर डी है पार्थेनोजेनेटिक। तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन देख रहे हैं इसमें हमसे ये पूछा गया है कि क्या रेप्टाइल और पक्षी बच्चों को जन्म देते हैं या अंडा देते हैं या दोनों होते हैं या वे पार्थेनोजेनेटिक होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रेप्टाइल्स हैं यानी कि जो रेंग के चलने वाले जीव हैं, जैसे सांप हो गया, ये छिपकली हो गई या मगरमच्छ हो गए, तो ये सब अंडे देते हैं, अंडप्रजक होते हैं यानी कि ओविपेरस है। तो हमारा सही ऑप्शन ओविपेरस होगा, पक्षी भी अंडे ही देते हैं। और आगे है गैमेट होते हैं, गैमेट्स आर। तो हम लोगों ने पिछले कई प्रश्नों में भी गैमेट के बारे में चर्चा की है। तो गैमेट बनता है, मेल में जो गैमेट बनता है वो उसे मेल गैमेट कहते हैं। जैसे कि मनुष्य में अगर बना तो स्पर्म मेल गैमेट हुआ, और मादा में, जब महिला में अगर बनता है, मानव मादा में अगर गैमेट बनता है तो उसे हम एग के नाम से, या प्लांट में भी बनता है तो एग के नाम से जानते हैं। तो जो भी गैमेट होते हैं वे हैप्लॉइड होते हैं यानी कि अगुणित होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते या त्रिगुणित भी नहीं होते, और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। कहता है कि वे कारक जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करें क्या कहलाते हैं? द फैक्टर्स इंड्यूसिंग म्यूटेशंस आर नॉन एज म्यूटेंट्स, या प्रेरित म्यूटेशन, इंड्यूस म्यूटेशन, या म्यूटाजेंस, या पॉलीपेप्टाइड। तो वे फैक्टर्स, वे तमाम कारक जो म्यूटेशन को उत्प्रेरित करते हैं, म्यूटेशन को बढ़ावा देते हैं,
उन्हें हम लोग म्यूटाजेंस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में सी है म्यूटाजेंस, तो सही ऑप्शन सी है। ऐसा है आज के इस 10 प्रश्नों को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट 10 प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।